ये देखो यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप देख पा रहे हो, जूम आउट जूम इन नहीं हो रहा है, तो यहाँ लिखा है कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर गारंटीड क्वेश्चन। इस पे गारंटी है क्वेश्चन के आने की, पक्का है, आता ही आता है। जैसा ट्रेंड ये कहता है कि आपसे कहा जाएगा आइगन वैल्यू, फिर उसका फीडबैक देखिए, और इस तरह से ये आपका सक्सेस लूप तैयार हो जाएगा। ये 2023-24 में भी आया, 24-25 में भी आया है, तो करीब 3 सेमेस्टर में आया है जो आप सबने सर्कुलर देख लिया होगा। ये आप अगर एकेटीयू फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, थर्ड फिफ्थ और सेमेस्टर के बच्चे हो, तो आप लोगों की डेट शीट आ गई है। डेट शीट आने का मतलब है अब आपके एग्जाम कब से होंगे इसकी बात अब आपको मालूम चल गई है। ठीक है, वो टेंटेटिव डेट है, लेकिन जेपी सर जो कि आपके पांडे सर जो कि आपके वाइस चांसलर है इस समय, इनका एक बड़ा अच्छा सा अनुभव है एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रूप में। वाइस चांसलर से पहले ही कंट्रोलर थे, तो जब 2023 में बने तो इनके सामने एक लक्ष्य था इस एग्जाम को रेगुलराइज कराना। कोविड के टाइम से फेज 1 फेज 2 चल रहा था, तो एक बहुत बड़ा टास्क था इसको करवाने का कि दोनों को एक साथ एग्जाम कराया जाए, फेज 1 फेज 2 खत्म किया जाए। तो बहुत सारा उसमें इन्वेस्टमेंट लगता था, पूरे साल यूनिवर्सिटी में एग्जाम ही करे होते रहते थे, कभी उसकी कॉपी फिर उसकी चेक फिर उसका रिजल्ट, सब कुछ अस्त व्यस्त था। तो उसी दिशा में इस बार जब फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन हुए, तो जो एडमिशन के साथ ही एग्जाम फॉर्म भराने की जो बात शुरू हुई थी, वो इस बात का संकेत दे रही थी कि पांडे सर इस बार इस चीज को ऐसा कर ले जाएंगे। तो उम्मीद आप ये मत रखिए कि बहुत टल जाएगा, बहुत कुछ आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं होना है, क्योंकि बहुत ही डेलिब्रेट तरीके से इसको करने की कोशिश की गई है, रेगुलराइज करने की कोशिश की गई है। तो आप ये मान के चले, बहुत हुआ अगर टेंटेटिव है, रियल आया तो 5 दिन और 6 दिन और, नॉट मोर देन दैट। तो आप ये मान के चले कि अगर डेट आपकी 24 को आई है तो दिसंबर में ही एग्जाम वो शुरू तो करवा ही देंगे, भले पेपर कुछ आगे चले जाएं आपके या ऐसा कुछ हो जाए, दे विल स्टार्ट द एग्जाम इन दिसंबर, जो उनका लक्ष्य रहा है। इसीलिए किसी भी लिहाज से अगर आज 4 दिसंबर है तो आप किसी भी तरीके से ये मत मानिए कि 3 हफ्ते से ज्यादा आपके पास दिन बचे हैं, आप 3 हफ्ते का टारगेट लेके चलिए। अब ऐसा है कि अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहोगे सर मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं शुरू की, मुझे मालूम ही नहीं है पढ़ना क्या है, कॉलेज का या किसी भी तरह का, कि भाई कॉलेज में नहीं पढ़ा गया, वहां पे कोर्स नहीं पूरा हुआ, ये सब चीजें जो भी कुछ है। अगर उस तरह की कंडीशन है तो ये जो वीडियो मैंने कहा है कि आपकी परीक्षा की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, ये कोई क्लिकबैट नहीं है कि मैंने बस आपको क्लिक करवाने के लिए आपसे वो थंबनेल डाल दिया है। मैं एक जेन्युइन ईमानदार कोशिश करूंगा कि आपकी परीक्षा के लिए जरूरी जो भी साधन है वो मैं आपको दे सकूं। जिन सब्जेक्टों को मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, जिन सब्जेक्टों में मेरी कमांड है या मेरा एक अच्छा एक्सपर्टीज है उस पे, उनको तो मैं आपको समझा ही सकता हूं, उनके बारे में आपको सलाह दे सकता हूं। देखिए ये अब ऐसा कोर्स नहीं है जहां हम बहुत बड़े बड़े वीडियो, डिटेल लेक्चर, कॉन्सेप्ट और उस तरह से आपकी बात करेंगे। हालांकि मेरा फेवरेट तरीका यही है कि चीजों को गहराई से पढ़ा जाए, पढ़ाई का मतलब ही होता है गहराई से पढ़ना। लेकिन जब 3 हफ्ते का समय बचा है और मामला युद्ध स्तर वाली बात आ चुकी है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाए। ठीक है, नहीं पढ़ाई हुई, मैंने नहीं पढ़ा, मैं आप कह रहे हो कि आपने पढ़ा नहीं, आपकी पढ़ाई नहीं हुई, या एडमिशन लेट से हुआ, या आप जहां रह रहे हो वहां है, होम सिकनेस है, घर बार बार जाते रहो, तीज त्योहार से मना के आए हो, तबियत खराब हो गई है, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ये सब चीजें हैं। और अब 3 हफ्ते में आपके एग्जाम है, अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा, मैं ये मानता हूं, ऐसा नहीं कि लोग जीरो पे हो गए, लेकिन एग्जाम एक अपने आप में कॉलेज का पहला एग्जाम देने जा रहे हो, मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो एक तरह से डर तो रहता ही है कि बोर्ड देकर के आए हैं और वहां का माहौल दूसरा होता है, यहाँ तो अलग ही है, यहाँ मैं क्या करूंगा। तो उस समस्या का एक समाधान करने की कोशिश करेंगे अब जो वीडियो सीरीज आपके पास आएगी। मैं इस YouTube पर फ्री, मतलब YouTube है तो फ्री है, आपको वीडियो सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें एक स्ट्रेटेजी के तहत हम लोग काम करेंगे, एक रणनीति के तहत काम करेंगे। अब आप कहोगे सर रणनीति कहाँ, यहाँ पे कहाँ आ चुकी है। देखो भाई अनुभव की बात है, क्योंकि 20 साल से ऊपर मुझे हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, और पिछले 6-7 साल से तो मैं वीडियो ही बना रहा हूँ आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन, आप 2005 साल हो गए, 2020 से बना रहे हैं, 18 से है लेकिन 20 से आपको इस तरह के वीडियो मिल रहे होंगे। तो इस अनुभव का आधार पर क्या किया है मैंने एकेटीयू का जो बेसिक नेचर है, एकेटीयू जिस तरह से एग्जाम पूछता है उसके बेसिक नेचर की एनालिसिस की है। हालांकि टीचरों की दुनिया में ये चीजें बहुत पहले से मालूम है, सबको मालूम होती हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा वो तरीके क्या होते हैं ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। देखो अब क्या होगा, बहुत सारे वन शॉट आएंगे, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो चैनल पे काम कर रहे हैं, एकेटीयू से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब इसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो वन शॉट्स देंगे। अब सवाल ये है कि जो वन शॉट देते हैं वो वन शॉट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। वन शॉट बनाने के पीछे मुझे कैसे मालूम कि वन शॉट में क्या डिस्कस करना है, ये वन शॉट का मतलब क्या है, क्या होता है वन शॉट। वन शॉट मतलब एक नया फेज है, होता है मतलब रिवीजन है। तो रिवीजन तो तब होता है जब आपने भी कुछ पढ़ा हो। मैं एज ए टीचर हूं, मैंने पहले पढ़ा रखा है, 20 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, फिर मैंने वही पढ़ा दिया, तो मेरा रिवीजन, मेरा एग्जाम थोड़ी है, एग्जाम तो आपका है। तो रिवीजन आपको करना है, नहीं पढ़ना आपको है।
वन शॉट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि AKTU की बहुत अच्छी खास बात ये है कि बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टिव रहा है। प्रिडिक्टिव मतलब अगर आप पिछले PYQs का अध्ययन कर लेते हैं, पिछले 4 साल के PYQ में कहूंगा, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा 2020 से पहले चाहिए, ऑनलाइन हो चुका था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, 21-22 से चीजें थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुई है, मतलब सिलेबस वाइज। और अगर आप जाके देखें AKTU के सिलेबस में तो आपको बहुत सारे सिलेबस 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 तरह बहुत सारे सिलेबस मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पहले के नहीं जाने, 2016-18 के प्रीवियस क्वेश्चन से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बदल चुका है। पहले फिजिक्स की बात करो, रिलेटिविटी थी, रिलेटिविटी नहीं खत्म हो चुकी है, बीच में नैनो आया, फिर सुपर कनेक्टिविटी बाहर गया, फिर इस तरह की चीजें आई गई। आज की डेट में जो सिलेबस है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 साल का जो फिजिक्स का सिलेबस है, बहुत ज्यादा, बस उसको ही देखना है। वो एक ट्रेंड फॉलो करते हैं, एक ट्रेंड के हिसाब से काम करते हैं। ऐसा ही ट्रेंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी है, ऐसा ही ट्रेंड मैथमेटिक्स में भी है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, ऐसा केमिस्ट्री में भी है। तो एक ट्रेंड के तहत काम करता है। वो आपसे बिल्कुल ऐसे इनोवेटिव क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि आप बिल्कुल धराशायी हो जाओ, नहीं चाहता। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी नहीं चाहता जिसके यहाँ इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे आ रहे हैं, वो हजारों की संख्या में फेल हो ही नहीं सकता। ये आइडियोलॉजी ही नहीं, फेल करना ही नहीं है। फेल करके हम होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आप फेल, मान लो कोई बच्चा फेल हो गया, अगले साल फिर एडमिशन आया, तो जो फेल हुआ है वो भी सिस्टम कॉलेज के अंदर है, क्योंकि बाहर तो पास आउट हुआ नहीं, और जो नया एडमिशन आया वो भी अंदर है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से है नहीं, क्लासेस उस तरह से है नहीं, एग्जामिनेशन पोर्टल उस तरह से है नहीं, टीचर्स उस तरह से उसको मैनेज कर नहीं पाएंगे। तो बेहतर क्या है, सिस्टम से हम लोगों को निकालते जाएं, मतलब लोग आए और जाएं, फ्लो बना रहे, फेल कम से कम हो, रुके कम से कम। एक बेसिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स की वजह से सारी चीजें हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि यूनिवर्सिटी जानबूझ के आपको फेल करके आपको रोकना चाहती है, पैसा वसूलना चाहती है, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन आ रहा है वो। तो इसलिए क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो कि बड़ी मात्रा में एडमिशन ले रहे हैं ना, कितने सारे कॉलेजेस हैं, सैकड़ों की संख्या में कॉलेजेस हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि AKTU कोड के अंदर ही चल रहे हैं। तो AKTU के सिर्फ कैंपस की बात नहीं कर रहा, तो जितने कॉलेजेस के जितने हजारों बच्चे हैं, इनको अगर मेजरली ये फेल होना शुरू हो जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजों की इकोनॉमी ढह जाएगी। तो क्या होता है कि पास करने की एक इंटेंशन रहती है, और पास करने की इंटेंशन ये नहीं कि पर्चा आउट कर दें, हम पर्चा ऐसा बनाए जो कि एक तरह से आउट ही समझो। मतलब जैसे अगर मैं कहूं कि पिछले 3 साल में जो पूछा गया है उन्हीं चीजों को मैं पूछूंगा, पिछले सेमेस्टर में जो मैंने पूछा है उसको मैं नहीं पूछूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। तो इसका मतलब है कि अगर 3 साल की एनालिसिस करो आप, और आपने पाया कि या तो रूबी लेजर पूछा जाता है, हीलियम नियॉन पूछा जाता है, ये आपने देखा, और आपने पिछले सेमेस्टर देखा और पिछले सेमेस्टर में रूबी लेजर पूछा गया है, इस बात की बहुत चांसेस है कि इस बार हीलियम नियॉन आएगा, और आप पुराना उठा के देख लो, ऐसा ही होता भी है। तो इस तरह से उनका पेपर प्रिडिक्टिव हो जाता है, जिसकी आप अपेक्षा कर सकते हो। तो अगर आपने थोड़ा सा सेंसिबिलिटी के साथ काम किया, हाँ, नए बच्चे सब नहीं जानते, अभी तो आए ही है सिस्टम में, हमें क्या मालूम सब क्या जो है तिलिस्म यहाँ मचा हुआ है। तो एज अ टीचर, एज एन एक्सपर्ट, एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, मैं आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि भाई क्या क्या चीजों का ट्रेंड कैसा रहा है, क्वेश्चन कैसे बनते रहे, आप क्या तैयारी करो। अगर आप इस ट्रेंड के साथ तैयारी करोगे बच्चों, तो यकीन मानिए आपको जो पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस का हद से हद में कहूं, अगर रिवीजन के मोड में हो, आपात स्थिति में हो, तो आपको 40% आपको पढ़ना पड़ेगा, उस 40% को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो पूरे सिलेबस का अगर आप 40% अच्छे से पढ़ डालोगे, तो इस बात की बहुत अच्छे चांस है कि आप पास ही नहीं, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। अब आप कहोगे सर वो 40% कहां से ढूंढूंगा, तो वो वाला पार्ट में बताऊंगा, वो पार्ट में बताऊंगा आपको। और ना केवल बताऊंगा, बल्कि उनकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको दूंगा, जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स फॉर्म में आपको दे रहे होंगे, ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको पढ़ सको। तो ये समझ लो अगले आने वाले जो 1 महीने हैं, 3 हफ्ता या 4 हफ्ता जो भी हम कहें, 1 महीने जो है, इसमें मैं अपने आप को एक एज पर लेकर के जा रहा हूँ। एज पे लेकर मतलब मुझे मालूम है बहुत सारी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कोशिश करके देखना चाहता हूँ, एक बार ये मेहनत करके देखते हैं आप लोगों के साथ में। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, आप वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आप उसको डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, उसका प्रिंट करिए, जैसे भी आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। और भी कुछ सोच रखा है मैंने कि अगर आप पढ़ लोगे तो कुछ मॉडल पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो ऐसा करना क्या है, सबसे पहले तो आपने अगर नहीं सीखा है तो पहले तो कुछ सीखना, कहीं ना कहीं तो सीखना तो पड़ेगा। पहले सीखिए, सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करिए, अपने लेवल पे प्रैक्टिस करिए। अपने लेवल प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप एक फीडबैक देखिए। फीडबैक मतलब गलत कहाँ है, सही कहाँ से है।
जैसे ही फीडबैक मिले उस फीडबैक को आप फिर से सीखिए और फिर से प्रैक्टिस करिए, फिर उसका फीडबैक देखिए और इस तरह से ये आपका सक्सेस लूप तैयार हो जाएगा। कोई भी विषय है, अगर आप इन 3 प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, आप सीख रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर आप फीडबैक ले रहे हो, यहां पर सीखने में इस जगह पे सिखाएगा कौन, यहां पर आपका हेल्प करने के लिए एक टीचर रहेगा, मान लीजिए मैं ही हूं आपके साथ में। उसके बाद ये वाला हिस्सा कौन करेगा, ये आप करोगे, दिस इज यू, ये आपका हिस्सा है। उसके बाद फीडबैक कौन देगा, अगेन आपका जो टीचर है वो आपको फीडबैक देगा, देखो भाई जो तुमने लिखा है ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस तरह से करो, इस तरह से ठीक करो, यहां से नहीं, राइटिंग ठीक है या पैराग्राफ नहीं, ये भी। देन अगेन फीडबैक के बाद फिर यहां से कौन आएगा लर्न करने के लिए, अगेन यू नीड टू कम। तो आप और हमारी एज अ टीचर, हमारी एज अ लर्नर आपकी 50-50% की भागीदारी है। ये फीडबैक के बाद ये लूप फिर से शुरू हो, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। आप फिर से टीचर के पास आइए, टीचर की बातें सुनिए, प्रैक्टिस करिए, फीडबैक लीजिए, सीखिए, इस तरह से आप प्रक्रिया कराएं। तो यहां से तो मैं सिखा दूंगा वीडियो पर, यहां आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, आपको नोट्स मिल गए। अब लर्न में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको हमने मॉडल पेपर दे दिया, आपने प्रैक्टिस कर ली। फीडबैक का क्या है, तो वो मैकेनिज्म हम आपके साथ डिस्कस कर ले, कैसे करना है, क्या उसका तरीका हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता रहूंगा जैसे जैसे लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी क्या करनी है, और सबसे खास बात है आपको मैं PYQ प्रोवाइड करूंगा, ओरिजिनल PYQ प्रोवाइड कराएंगे आपको, जो कि सच में है, जो कि AKTU के जो ओरिजिनल पेपर होते हैं उनकी PYQ आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप खुद भी देख सकें। सिर्फ आप मुझ पे ही विश्वास करके आंख मूंद के विश्वास ना करें। मेरे मतलब एज अ टीचर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि खुद से सोचने योग्य आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि आप मैं बैसाखी बन के आपके साथ हमेशा रहूं, बस इतना सिखा दूं कि आप बस अब अपने हाथ से सीख सको। तो आप PYQ खुद देखो, खुद अपने समय में उस PYQ को अध्ययन करो और PYQ को भी सॉल्व करना शुरू करो। अल्टीमेट प्रैक्टिस क्या होगी आपकी, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे और ये देखना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा फीडबैक की तरह से कि क्या आप उसका 80% सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। उसका प्रेजेंटेशन, उसके मैनेजमेंट, उसका कैसा दिखना है, वो हम आपको वहां पे कहीं फीडबैक करने की स्थिति में आपको आएंगे तो हम बता सकते हैं। ठीक है, ये है ये है मेरी रणनीति का हिस्सा, ये है मेरी आपके साथ जो रणनीति है उसका एक मोटा मोटा ढांचा है, ये उसका एक मोटा ढांचा है। आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए और फीडबैक लीजिए। और अगर इस लूप को आपने चला लिया, 3 हफ्ते आपने, हर सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट की बात, फिजिक्स के लिए भी, मैथ के लिए भी, और इस लूप के तहत अगर आप इस लूप के तहत कर रहे हो तो आपको अपने सिलेबस का 40% से ज्यादा नहीं पढ़ना है। आज की डेट की बात कर रहा हूं प्रिपरेशन के लिए। आप अगर सर 60% छोड़ना रिस्क नहीं है, बिल्कुल रिस्क है। अगर आप केवल ऐसे देखोगे, सिर्फ आप बिना इसके पीछे के मैकेनिज्म जाने से देखोगे कि 60% सिलेबस हम नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ 40% पढ़ रहे हैं, तो ये रिस्क दिखेगा कि हो सकता है कि सिलेबस वो सिर्फ पूरा पेपर 60% से बन जाए। लेकिन मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि जब सिलेबस बनाया जाता है तो सिलेबस बनाने के लिए 40 घंटे का एक गाइडलाइन है, 40 घंटे गाइडलाइन है। लेकिन AKTU अपने पेपर को दोहराता है, प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, आप सब गेस कर सकते हो। तो गेस करने का मतलब यही है कि वो कुछ क्वेश्चंस है जो ज्यादा पूछता है, बार बार पूछता है। तो अगर आप उन बार बार पूछने वाले क्वेश्चंस को देखोगे तो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन पूरी सिलेबस का 40% हिस्सा ही कवर करते हैं। ये कैसे सिलेबस है, बिल्कुल देखो, अब देखो समझो बात को। आपसे पूछा जाता है रूबी लेजर हीलियम, एग्जाम्पल के तौर पर रूबी लेजर हीलियम लेजर आपसे अल्टरनेट पूछा जाता है, एक साल रूबी, एक सेमेस्टर रूबी, एक सेमेस्टर हीलियम नियॉन लेजर। लेकिन जब मैं आपको एक यूनिट दूंगा, आपके लिए सिलेबस बनाऊंगा, एक यूनिट बनाऊंगा, तो मैं सिर्फ ये नहीं लिखता हूं रूबी लेजर हीलियम नियॉन लेजर, यूनिट खत्म नहीं। यूनिट को हम जब डिजाइन करते हैं एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, तो हम लेजर की शुरुआत से लेकर के एक लिमिट तक जाते हैं, क्योंकि यूजीसी की भी गाइडलाइन है हमारे सामने भाई, वो भी संस्थाएं हैं जो देखती हैं। तो उसमें क्या होगा, लेजर क्या होते हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, कितने तरीके हैं, क्या है। देन ये करते करते आप रूबी तक आते हो, हीलियम नियॉन तक आते हो, फिर उनकी एप्लीकेशन, उनकी लिमिटेशन, उनके कंपैरिजन, ये सब होते हैं, तो आपका पूरा यूनिट पूरा हो जाता है। लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तो हम देखते हैं कि इंजीनियर के हिसाब से आपको रूबी लेजर की मैकेनिज्म मालूम हो जाए और हीलियम नियॉन की मैकेनिज्म मालूम हो जाए। और यहाँ पीछे बात ये भी है कि अगर आप हीलियम नियॉन और रूबी की मैकेनिज्म को समझ जाओगे, इसका मतलब आपने वो जो सिलेबस के हिस्से मेंशन किए गए हैं ना, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग कर ली है। तो अगर सिलेबस देखा जाए, लेजर की यूनिट देखी जाए, तो लेजर की यूनिट में 3 लाइनों में लिखा है, लेकिन उन 3 लाइनों में यही 2 वर्ड रूबी और हीलियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब रेशियो निकालो तो आपका पूरा सिलेबस का 60% तो नहीं है, यही 2 पॉइंट जो बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर अनुपात देखोगे तो 40 ही आएगा, ऐसा ही लगभग यही होगा।
तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली इस तरह सोचना है। अब संदेह करोगे कि सर जो 60% नहीं पढ़ा, तो मैं कहता हूं अगर इतना ही संदेह करना था तो पढ़ना चाहिए था पहले से ही। समय तो पूरा था, सितंबर से तुम्हारा सिलेबस शुरू हो चुका था। पूरा सितंबर पढ़ते, पूरा अक्टूबर पढ़ते, पूरा नवंबर पढ़ते, पूरा दिसंबर पढ़ते, पूरे का पूरा सिलेबस पढ़ते। आखिर फीस तुमने दी है, सीखने का मौका 100% सिलेबस के लिए ही तो है। लेकिन चूंकि आज स्थिति थोड़ा सा चिंताजनक है, चिंताजनक तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा उस तरह का वर्ड है। आज स्थिति थोड़ा युद्ध वाली है कि बस अब करना है, अब करके ही निकल के जाना है, इस पड़ाव को पार करना है। तो थोड़ा सा हमें अपने रसद पानी का अंदाज लगाना पड़ेगा कि युद्ध लड़ने जा रहे हैं, कितने दिन का गोला बारूद है, कितने दिन का खाना पानी है, कितने दिन का क्या सामान है, ताकि जब हम गोलियां चलाएं और जब हम खाना खाएं तो थोड़ा अनुपात को बनाए रखें। मतलब कितने दिन तक हमें खींचना है, वैसा ही कुछ है, एस्टिमेशन करना है। तो ये देखिए, आपको मैं जो प्रोवाइड कराऊंगा सबसे पहले आने वाली वीडियो में बता दूं कैसे प्रोवाइड करा रहा हूं। तो यहां पर देखेंगे ये एक स्ट्रेटजी पूरा डॉक्यूमेंट है। ये पूरा डॉक्यूमेंट है जो मैंने बनाया है करीब करीब 1 2 3 4 5 पन्नों का। और इस 5 पन्ने के जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट क्या है पहले मैं समझा दूं। ये डॉक्यूमेंट क्या है, पीवाईक्यू नहीं, पीवाईक्यू अलग डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट है 2021 से लेकर, देखिए यहां पर देखेंगे 2021 से लेकर के 2025 तक के जितने भी, ये मैथमेटिक्स का है, जितने भी मैथमेटिक्स के सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं, 21 में 2, 22 में 2, 23 में 2, 24 में 2, 24 में 2 और 25 का 1। तो इसमें क्या है, 8-9 पेपर्स जो हैं 21-22 से लेकर के 24-25 तक की, 24-25 तक के सेशन के हैं। इसमें जो है हमारे करीब 8 पेपरों का समरी है। मतलब उन 8 सेमेस्टर के मैथ 1 के पेपर में जो जो टॉपिक ट्रेंड के हिसाब से आए हैं, ट्रेंड के हिसाब से जो बार बार आए हैं, रिपीट हुए हैं, और सिर्फ हर पॉइंट का एक कौन सा एक चीज आपको तैयार करनी है, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास आने वाला है जो आपको बताएगा भैया ये खाली पढ़ो, जो एक पैरा का पूरा यूनिट है उस पैरा में से ये 2 चीजें पढ़ो, इस पे जोर लगा दो, आप पाओगे क्वेश्चन उन्हीं के ही इर्द गिर्द आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, ये ट्रेंड की बात कर रहे हैं, वो उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप भी इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका पहला मॉड्यूल क्या है बच्चों, पहला मॉड्यूल जो है आपका वो है मैट्रिसेस। ठीक है, आपका पहला मॉड्यूल, पहली यूनिट जो है मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस में पहला है जो ट्रेंड कहता है कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये गारंटी है इसकी। इस पे आपको क्वेश्चन आता है, देखो लिख दिया है मैंने, ये देखो यहां पर आप देखोगे, अगर आप देख पा रहे हो, जूम आउट जूम इन नहीं हो रहा है, तो यहां लिखा है कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर गारंटीड क्वेश्चन। इस पे गारंटी है क्वेश्चन के आने की, पक्का है, आता ही आता है। जैसा ट्रेंड ये कहता है कि आपसे कहा जाएगा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालो एक 3x3 मैट्रिसेस का, एक 3x3 मैट्रिक्स है, और उसका आपको आइगन वैल्यू निकालो। और ये सेक्शन सी में 10 नंबर तक भी इसको पूछा गया है, ये इसमें लिखा है। और इवन बकायदा कुछ क्वेश्चन से आप देखो यहाँ पर, अगर आप फिर मैं दिखा रहा हूं, यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स है 3x3 की, ये 2023-24 में भी आया, 24-25 में भी आया है, करीब 3 सेमेस्टर में आया है। जो 8 सेमेस्टर की हम कह रहे हैं, 8 सेमेस्टर 3 सेमेस्टरों में ये क्वेश्चन एज इट इज यही आ गया है। बाकी सेमेस्टरों में ये 3x3 कोई और मैट्रिक्स अगर आया, लेकिन ये यही आ गया है। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करो, अगेन मैं कह रहा हूं, मैं अंतरात्मा मेरी ऐसी नहीं है इस तरह को कि ऐसे बहुत सिलेक्टिव पढ़ाओ, बट बच्चों के जो मैसेजेस आते हैं, आप लोग जो मैसेज करते हो मुझे, ऐप पर करते हो, यूट्यूब पे करते हो, तो उससे मुझे ये लग रहा है कि सच में कुछ बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अनुभव का जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वो करूंगा। ठीक है, ये हो गया। तो अगर आपने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कर लिया तो गारंटी टाइप क्वेश्चन है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन, एक और टॉपिक है आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है, इसका रिपीटिशन रेट काफी हाई है। मतलब वो जहां उसकी इंपॉर्टेंस गारंटी से कह के हम कह रहे हैं, वैसे यहाँ कैले हैमिल्टन थ्योरम का हाई रिपीटिशन रेट है। तो अगर आप कैले हैमिल्टन थ्योरम कह रहे हो, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इसकी भी, ये भी आपके पास छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है और बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। और इसमें भी एक दो ऐसे हैं जो वेरिएशन, a की पावर 8 - 5, a की पावर 7 + 7, a की पावर 6 - 3, a की पावर 5, इस तरह के एक क्वेश्चन बनता है। पूरा लॉन्ग, थोड़ा सा लेंदी होता है क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, उस तरह के 3-4 क्वेश्चन लगा लिए, तो कम से कम एग्जाम में जब आएगा ना, तो पूरा कॉपी छोड़ के नहीं आओगे कि सब ऐसे खाली पन्ना छोड़ के आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और देखोगे, तुम खुद देखोगे,
जब तुम इस स्ट्रेटजी के तहत काम करना शुरू करोगे, इसके तहत पढ़ना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि कॉन्फिडेंस आएगा तो अभी जहां तुम कह रहे हो हे भगवान 3 हफ्ता बचे हैं, अब क्या करेंगे, अब तो कुछ पढ़ाई नहीं शुरू की, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं किया, जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपके अंदर एक आत्मबल आएगा, एक सेल्फ फोर्स ऐसा डेवलप होगा। आप जब देखोगे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ले जा रहे हो, आप कैले हैमिल्टन थ्योरम का फॉर्मूला लिख के कुछ हद तक सॉल्व कर ले जा रहे हो, आप लीनियर इक्वेशन में कुछ चीजें लिखा ले जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा मजबूती आएगी। तब थोड़ा आप और भी चीजों को जो मैं 40% कवर कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा और भी अगल बगल की चीजों को कवर करोगे, पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, तो आप उसमें से और भी देख शुरू करोगे। थोड़ा जब मन हताश होता है ना, तो शरीर की ऊर्जा भी खत्म होने लगती है। जब थोड़ा सा मन में बल आता है तो शरीर में भी बल आ जाता है। ऐसा ही मतलब ये तो पुरानी ह्यूमन टेंडेंसी है। तो बस इस तरह से लीनियर इक्वेशन की बात करें, कंसिस्टेंटली पूछा जाता है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, इस डॉक्यूमेंट मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू का एक प्रॉब्लम अच्छे से तैयार कर लो, कैले हैमिल्टन थ्योरम अच्छे से तैयार कर लो, और लीनियर इक्वेशन पे एक सवाल अच्छे से तैयार कर लो। तो पूरी मैट्रिक्स में आपको ये 3 चीजें अगर आप तैयार कर लेते हो, तो यहीं से आप करीब 15-17 नंबर तक का पा जाओगे। मतलब चांसेस हैं कि आप छोटे बड़े क्वेश्चन मिला करके 15 नंबर तक यहां से निकाल सकते हो, और बहुत अच्छा, और ये बहुत स्कोरिंग है। ये जो क्वेश्चन का हिस्सा है, ये हाईली फॉर्मूलिक टाइप का है। तो आपको इसको मतलब हर साल यहाँ क्वेश्चन 3 टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप अपने आप को तैयार रखना है कि आपको मैट्रिसेस से सॉल्व करना ही है। अब ये बिल्कुल मन में शंका नहीं लानी, जो मैंने पढ़ा वो नहीं आया तो क्या, अरे भाई तुमको रट के मतलब क्या कहें इस पे, जो पढ़ा हुआ नहीं आया नहीं, आपको समझना यही है कि आपने वो तरीका सीख लिया ना करने का। ऐसे ही डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में लिबनिज थ्योरम मतलब महा इंपॉर्टेंट है लिबनिज थ्योरम। और आप देखो यहाँ पे कुछ 3-4 तरह के लिबनिज थ्योरम फंक्शन क्वेश्चन है, वो भी पूछे गए, वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। कर्व ट्रेसिंग आप छोड़ सकते हो, हालांकि है इंपॉर्टेंट। तो अगर आप यूनिट नंबर 2 से बात करें तो 2 हिस्से होते हैं। लिबनिज थ्योरम से nth डेरिवेटिव निकालने की बात अगर आप सीख लें तो दैट इज मोर देन इनफ, यू विल बी सेफ। डिफरेंशियल कैलकुलस 2 जो है आपका 3rd यूनिट है, इसमें जो याकोबियन, जिसको आप जैकोबियन कहते हैं, असल में उनका नाम याकोबी था, तो याकोबियन जो है वो हैवी वेट टॉपिक है। और ऑप्टिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है, जहां मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है, वो भी आपके पास 2 सेक्शन है। तो अगर आप लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड को कर ले जाते हो, जो कि बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम का हिस्सा है, तो वहां से क्वेश्चन मिलेगा। और याकोबियन से भी आपको ट्रेंड मिलता है, इंडिपेंडेंट फंक्शन फाइंड द याकोबियन निकालने वाली बात आती है। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन जहां के टेलर एक्सपेंशन करते हैं, हालांकि है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट आप चाहो तो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, आप छोड़ सकते हो वहां पर। चौथा जो यूनिट है मल्टीपल इंटीग्रेशन, उसमें आपके मतलब सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा आपको मल्टीपल इंटीग्रेशन के यूनिट से सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, एंड दैट इज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप सीख लो, यू विल फाइंड अ क्वेश्चन, डेफिनेटली यू विल फाइंड अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम इट। अलावा उसके अगर थोड़ा सा आत्मबल बढ़ता है तो आप चाहे डिजिट इंटीग्रल वॉल्यूम निकाल सकते हो, चाहे बीटा गामा फंक्शन। बीटा गामा फंक्शन इज माय फेवरेट टॉपिक इन मैथमेटिक्स एडवांस कैलकुलस की, बट बीटा गामा फंक्शन इज वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। अगर सीख पाओ तो भैया तुम तबाही करने वाले हो। मैथ का पेपर यू विल ब्रोक द पेपर, फोड़ के आओगे तुम लोग पेपर उसको, अगर गामा फंक्शन तक पहुंच जाते हैं। आखिरी टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के ऊपर, मतलब डिटेल्ड वीडियोस को, जिसमें मैं डेरिवेटिव के बारे में डिटेल में बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं कर्ल के बारे में डिटेल में बात कर रहा हूँ, ग्रेडियंट के बारे में डिटेल में बात कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूँ। तो वहां से आप कर सकते हो। हालांकि अगर आपसे ट्रेंड की बात करें तो थ्योरम के वेरिफिकेशन डोमिनेट करते हैं। जैसे आप वेरीफाई करिए इंटीग्रल थ्योरम, जैसे कि आपका स्टोक का थ्योरम है, गॉस का थ्योरम है, तो इनको आप कर सकते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने करवाए हैं। वेक्टर आइडेंटिटी के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं आखिर में आपसे कहूं कि मैथमेटिक्स 1 के लिए आपको क्या करना है, तो ये एक स्क्रीनशॉट है, इसको आप अभी नोट कर सकते हैं। तो बच्चों अगेन मैं कहूं, आज 4 दिसंबर है, तो हो सकता है मुझे ये पीडीएफ शेयर करने के तरीके आपको बताने में, कहां मैं वीडियो शेयर करूंगा, कहां पीडीएफ शेयर करूंगा, कहां मैं नोट शेयर करूंगा, देखो एक ही जगह पे सब शेयर करेंगे, वो हो सकता है मैं आपको कल शाम तक बता पाऊं। लेकिन अभी के लिए क्या है, अगर आप 5 टॉपिक की बात करना चाहता हूं, आपके पास जो है मैट्रिसेस में आपको क्या करना है, कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में बात करनी है। उसके बाद आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की बात करनी है। और अगर आप इनवर्स भी निकालना आता हो तो सबसे अच्छा है। हालांकि इनवर्स निकालना आएगा ही तभी आप कैले हैमिल्टन थ्योरम में थोड़ा सा रुचि रख पाओगे। तो कैले हैमिल्टन एंड आइगन वैल्यू इज द 2 टॉपिक्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैलकुलस की, कैलकुलस में आपको लिबनिज थ्योरम करना है,
खास तौर पर YN0 जो टाइप प्रॉब्लम होती है वो वाली प्रॉब्लम आपको वहां पर करनी है। उसके बाद तीसरी बात करूं, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन में आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कराना है। इसको मैं कहूंगा डोंट स्किप। सबसे पहले आज इस वीडियो को देखने तुरंत बाद आप इसी पे जाके सॉल्व करिए। आपके पास जो भी आपने अगर किसी कोर्स परचेज कर रखा है तो उस कोर्स में जाके सीखो जहां पर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की बात सिखाई गई है। अगर आपके पास बली वगैरह की बुकें हैं तो उनको देखो जाकर के, कहीं से भी आप कोशिश करो कि आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में जल्दी से जल्दी सीखना शुरू करो। सुबह से शीघ्र आज ही सीखना शुरू करो। उसके बाद जो ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं प्रॉब्लम करूं जहां की मैक्सिमम मिनिमम वाली बात होती है, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपको लेग्रांजे मेथड को जरूर लिखना है। लेग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लेग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आखिर में आपको स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, आखिरी में वेक्टर कैलकुलस की बात करें तो गॉस थ्योरम प्लस डाइवर्जेंस गॉस थ्योरम, एक और कौन सी है, गॉस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। यस, गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम की वेरिफिकेशन, इनके थ्योरम के ऊपर आपको बात करनी है। थ्योरम वेरिफिकेशन प्रॉब्लम आपको करनी है। इतना सबसे ज्यादा हुआ तुम्हारे पास यही मैथ का ही होगा, M1 का ही हुआ होगा। उसी के लिए रोना पिटना मचा होगा, एक दूसरे की छाती पीट पीट के इसमें परेशान हो गए, हाय राम क्या करे, मैथ में क्या करे, मैथ में क्या करे। बहुत नहीं करना, मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत नहीं करना है। आपको अंडर एस्टिमेट नहीं, मैं आपको झूठी दिलासा नहीं देने की बात कर रहा हूँ। ये मैंने बताया 21-22 से लेकर के 25 तक के जो सेशन के जो पेपर्स हैं उनका अगर आप इवेल्युएशन करें, उनकी एनालिसिस करें, और वो एनालिसिस कैसे करोगे मैं आप खुद PI कर दूंगा ताकि आप वेरीफाई कर पाओ। ठीक है, हमारी भारतीय संस्कृति है गुरु विश्वास रखना है, लेकिन गुरु ही कहते हैं कि हर सत्य को परखने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस इस तरह से हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे परखोगे? आप PYQ देखो, PYQ देख करके उसमें खुद ही देखो कि हाँ कब कब हैमिल्टन कितना बार पूछा गया है। सबसे पहले उनको तैयार कर लो, जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पहले इनको तैयार कर लो। जैसे 3 हफ्ते का तुमको मैथ रोज पढ़ना है मैथ को। देखो भाई, याद रखो, स्लो एंड मतलब रोज वार करना है, रोज वार करना है। आपका प्लान ये होना चाहिए कि आप मैथ्स जो है एटलीस्ट 1 घंटा 30 मिनट रोज करो। ये कब है? मल्टीप्लाई बाई 21 डेज। ये 1 घंटा 30 मिनट करो। तो ये जो 1 घंटा 30 मिनट है इसमें तुम प्रैक्टिस करो, लर्न करो, मतलब चीजों को देखो, सॉल्व करो, देख देख के सॉल्व करो। उसके बाद आपके पास अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के लिए आपने अगर 1 घंटा रोज दे ही दिया, आप 1 घंटा क्या, एक साथी कहते हैं 1 घंटा 30 मिनट बहुत है। फिजिक्स इज नॉट दैट टफ, फिजिक्स नॉट दैट टफ। थोड़ा भाषा की बात होती है, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे पर्याप्त हो जाएगा। तो इसको फिजिक्स को अगर आप कहें तो इसको आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, आप इसको ऑल्टरनेट कर सकते हो। एक दिन पढ़ो, एक दिन छोड़ो, एक दिन पढ़ो, एक दिन छोड़ो, ऐसा जैसा तुम्हारी जरूरत स्थिति हो। उसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रिकल है, भाई अगर इलेक्ट्रिकल है तो खतरे की बात है। इलेक्ट्रिकल है तो आपको कम से कम 2 घंटा तो इसको देना ही देना है। इलेक्ट्रिकल इज अ ट्रिकी थिंग, इट्स अ ट्रिकी, आई मस्ट से इलेक्ट्रिकल इज अ ट्रिकी थिंग। समझ लो मैथ का बाप है वो, मैथ से किसी भी लिहाज से कठिन मतलब सरल नहीं है। इट नीड्स प्रैक्टिस। लॉ वो सब लूप करने में खोपड़ी घूम जाती है लोगों की। इलेक्ट्रिकल है आपके पास, फिर क्या होगा, मैथ है, फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक हिस्सा तो थ्योरेटिकल ही है, तो आप वैसा फिजिक्स की तरह से इसको भी अल्टरनेट करके या जैसे भी स्थिति हो आप देख सकते हैं। और कौन बचा? मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया। अगर फिजिक्स नहीं है तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम, इसलिए मैं इसमें कोई राय आपको नहीं दे पाऊंगा। और बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है और वो सब चीजें हैं, वो तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। प्रॉब्लम सॉल्विंग है या इंग्लिश वाला वो जो क्या वैल्यू एडेड कुछ होता नहीं है, जो याद नहीं ध्यान से। ये 3 सब्जेक्ट है। कितना दिया आपको? कितना कह रहे हैं भैया? कितना कह रहे हैं? 1.5 3 2 5 है ना, 1.5 3 2 5। भैया इस आग लगी है पूंछ में, और आप क्या 5 घंटे अपने 24 घंटे में से नहीं दे सकते हो? बिल्कुल दो। उसके बाद अगर 5 घंटे कर लो, इस 5 घंटे के बाद 2 घंटे रिवीजन करो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, या मॉडल पेपर सॉल्व करो, लिख लिख के देखो, बंद करके कॉपी देखो, ईमानदारी के साथ देखो। 7 घंटे भैया, 21 दिन और 7 घंटे लिख के रख लो। 8+ CGPA कहीं नहीं गए हैं, कहीं नहीं गए, लिख के रख लो। आकर के जब रिजल्ट आ जाए, और अगर आप, और याद रखो सच में अगर आपने ईमानदारी से इस तरह काम किया है, रिजल्ट आएगा, आना इसी वीडियो पर और आकर के कमेंट में लिखना कि तुमने किया, कि तुम्हें मिला कि नहीं। देखा है भाई, मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया ऐसे स्टोकास्टिक नेचर की है, उसके रूल्स हैं।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वो यूनिवर्स के लिए ही है, हर तरफ भी है। इफ यू इन्वेस्ट दिस मच ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी विल नेवर वेस्ट, इट विल कन्वर्ट इन योर इंटेलेक्ट एज योर मार्क्स। अगर तुम आज भी 21 दिन तक 7 घंटे की इस तरह की स्टडी, सिर्फ स्टडी नहीं, कंसिस्टेंट स्टडी है, नहीं कि किताब खुली है ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, रील देख रहे हो, सर तो कहे 2 घंटे पढ़ तो लिए, नहीं, मतलब पढ़ाई मतलब पढ़ाई। भाई मैं कह रहा हूँ पूंछ में आग लगी है, बहुत तेजी से फैलती चली जाएगी और नष्ट कर देगी। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, वो आपको करना है आज की डेट में। तो इसलिए ये तरीका है। अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, वीडियोस में डालूंगा, मैं कोशिश करूंगा। पहले तो फिजिक्स के बारे में बात करूंगा, फिजिक्स की स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, मैथ की तो मैंने यहाँ बता ही दी है, फिजिक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे। 3 सब्जेक्ट हैं जो मुख्य रूप से मुझे अभी आपको पर डे बेसिस पर देने हैं। अच्छा, हो सकता है बोर्ड पे ना बना पाऊं क्वेश्चन, हो सकता है बोर्ड पे वीडियो ना बना पाऊं, आपको मैं स्क्रीन पे लिखूं क्योंकि वो आसान है। रात को 2 बजे बैठ के वहां आसान लिख रहे हैं, आराम से रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ बोर्ड हो, जैसे चौक और चलना फिरना, नीचे डिस्टर्ब, सब कुछ मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। रात को 2 बजे यहाँ आके स्टूडियो चिल्लाना थोड़ा सा मेरे लिए टेक्निकल नहीं रह पाता उतना, तो मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पढ़ा दूंगा। मेरे पढ़ने से मतलब है ना, अब तो नहीं जज करोगे सर अरे बोर्ड पे नहीं मजा आ रहा है, वो फील नहीं आ रही है, फील उड़ गई घास लेने, अब पढ़ना है, ठीक है। वो मनोरंजन, जब आज की पढ़ाई, आपकी पढ़ाई मनोरंजन वाली नहीं है, अभी तो बिल्कुल जीवन मरण वाली बात हो गई है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपकी सहायता करने की, आपके साथ रहने की, ताकि एग्जाम तक आपके साथ रहे, आपका हाथ पकड़ के रहें। और एक बार जब खुद में ताकत आ जाएगी तो खुद ही महसूस करोगे कि नाउ यू गॉट समथिंग, आपने कुछ सीख लिया, सीखना सीख लिया। एक बार सीखना सीख लोगे ना, समझ लेंगे हम हमारी सारी मेहनत सफल हो गई आपके लिए। चलिए मिलते हैं क्लास में और बताएंगे आपको कि आगे हम लोग कैसे कैसे अप्रोच करेंगे। हैव अ नाइस डे, ठीक है।